नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में गद्य नंबर 4 अकेली का अध्ययन शुरू करेंगे। तो इस गद्य का साहित्य प्रकार है कहानी और इस कहानी की लेखिका का नाम है मनु भंडारी। तो पहले मनु भंडारी का संक्षेप में परिचय देखते हैं। परिचय देखने के बाद इस कहानी का सारांश देखेंगे। सारांश देखने के बाद इस कहानी का प्रारंभ करेंगे। तो मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में हुआ। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के बागपुर नामक गांव में हुआ। मनु भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका रही है। आधुनिक कहानीकारों में मनु भंडारी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मनु भंडारी ने कहानी, उपन्यास, नाटक विधा को अपनाया है। हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, जिसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, ऐसी अलग अलग विधाएं हैं हिंदी साहित्य की। और इन विधाओं में मनु भंडारी जी ने कहानी, उपन्यास और नाटक को पसंद किया। इसलिए मनु भंडारी जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहा है, तो कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में और नाटक के क्षेत्र में ज्यादा रहा है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है। एक फ्लैट सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये सब मनु भंडारी जी की कहानी संग्रह है। कहानी संग्रहों के नाम है। कहानी संग्रहों के अलावा उपन्यास के क्षेत्र में भी मनु भंडारी जी का काफी योगदान रहा है। अगर हम उपन्यासों की बात करें तो आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, कलावा, ये जो है वे मनु भंडारी जी के उपन्यास के नाम है। और उपन्यास के अलावा नाटक के क्षेत्र में भी मनु भंडारी जी का योगदान रहा है। अगर हम नाटक की बात करें तो बिना दीवारों का घर, ये नाटक मनु भंडारी जी ने लिखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मनु भंडारी जी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। इसीलिए आधुनिक कहानीकारों में, आधुनिक उपन्यासकारों में या आधुनिक नाटककारों में मनु भंडारी जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अभ्यास करते हैं। प्रस्तुत कहानी गांव की एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण किया गया है। ये जो कहानी है अकेली, इस कहानी में गांव की एक महिला और गांव की महिला का जो व्यवहार एवं मानवता, ये दोनों का चित्रण इस कहानी के अंदर देखने को मिलता है। सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उसके पति पुत्र वियोग की पीड़ा के कारण तीर्थों में रहा करते थे। ये जो कहानी है अकेली, और इस अकेली कहानी की मुख्य पात्र है सोमा बुआ। और सोमा बुआ के इर्द गिर्द ये सारी की सारी कहानी जो है वह घूमती रहती है। इसीलिए इस कहानी का मुख्य पात्र सोमा बुआ है। और इस कहानी की नायिका अगर हम कहें तो इस कहानी की नायिका सोमा बुआ है। तो यहाँ इस कहानी में सोमा बुआ का जो व्यवहार है, सोमा बुआ का जो एकांकीपन है, इन सारी बातों का वर्णन देखने को मिलता है। गांव में किसी के घर प्रसंग होता
तो वे जी जान से काम करती थी। सोमा बुआ जिस विस्तार में रहती है, जिस गांव में रहती है, वही गांव में अगर किसी के घर कोई प्रसंग हो तो वही प्रसंग में वो सबसे पहले पहुंच जाती थी, और जितने भी काम कोई सौंपता था वही काम में सोमा बुआ हाथ बंटाती थी। संबंधियों के यहां जाने के लिए मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी बेच देती है, लेकिन न्योता नहीं मिलता। जब उसके समधी के घर शादी का प्रसंग था और सोमा बुआ को विश्वास था कि हमारे समधी हमें न्योता तो देंगे, निमंत्रण तो भेजेंगे, लेकिन निमंत्रण की आस में समधी की बेटी को उपहार के रूप में देने के लिए वस्तु भी खरीद लेती है, और वस्तु खरीदने के लिए पास पैसे नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपने मृत पुत्र की आखिरी निशानी की जो अंगूठी थी वह अंगूठी बेच देती है, और उसी से जो पैसे मिले वही पैसों से अपनी समधी की लड़की को उपहार देने की वस्तु खरीदती है। और उन्हें विश्वास था कि समधी के वहां से निमंत्रण मिलेगा। लेकिन इस कहानी के अंत में जब हम देखते हैं तो सोमा बुआ को समधी के यहां से निमंत्रण नहीं मिलता, और जब निमंत्रण नहीं मिलता तो सोमा बुआ की जो स्थिति है वह स्थिति इस कहानी में देखने को मिलती है। यह कहानी एक दुखी महिला के एकांकी जीवन की संवेदना को व्यक्त करती है। ये जो अकेली कहानी जो है वो एक ऐसी महिला, एक ऐसी स्त्री के एकांकी जीवन, और एकांकी जीवन कितना दुखदायक होता है इसका वर्णन मनु भंडारी जी ने सोमा बुआ के माध्यम से इस कहानी में प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कहानी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। कहानी नंबर 4, अकेली, लेखिका मनु भंडारी। तो पहले हमने मनु भंडारी का परिचय देखा, अब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए, और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था ही नहीं जो उनके एकांकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रस्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। वो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, कभी भी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता, और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कहानी का जो प्रारंभ है
और प्रारंभ में ये बताया गया है कि सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है और सोमा बुआ अकेली है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि इस कहानी का मुख्य पात्र अगर कोई है तो वह है सोमा बुआ, क्योंकि इस कहानी का प्रारंभ सोमा बुआ से होता है और इस कहानी का अंत भी सोमा बुआ से ही होता है। तो इस कहानी का मुख्य पात्र यानी कि इस कहानी की नायिका सोमा बुआ कैसी है? तो बुढ़िया है। सोमा बुआ परित्यक्ता है। परित्यक्ता का मतलब होता है पति द्वारा त्यागी गई स्त्री, पति द्वारा त्यागी गई स्त्री। तो यहां सोमा बुआ जो है वो परित्यक्ता है। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ अपने घर में अकेली रहती है। अकेली रहने का कारण क्या था? सोमा बुआ अकेली क्यों रहती है? ये प्रश्न हमारे दिमाग में अवश्य उपस्थित होगा कि भाई सोमा बुआ अकेली क्यों रहती है? क्या सोमा बुआ का पति नहीं है? क्या सोमा बुआ को संतान नहीं है? तो अकेले रहने का कारण यहां इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सोमा बुआ को एक बेटा था। सोमा बुआ को एक बेटा था और वह बेटे का नाम था हरखू। लेकिन किसी दुर्घटना के कारण हरखू की मृत्यु हो जाती है और जब हरखू की मृत्यु हो जाती है तो इसका गहरा सदमा सोमा बुआ के पति सन्यासी जी को लगा और इसी सदमे के कारण सोमा बुआ का पति यानी कि सन्यासी जी घर बार छोड़कर 11 महीने तक तीर्थ यात्रा करने लग गए और तीर्थ यात्रा पे जाते और वहां वो रहते थे। इसीलिए सोमा बुआ घर में अकेली ही रहती थी, क्योंकि जो जवान बेटा था हरखू हरखू की तो मृत्यु हो गई और मृत्यु के सदमे के कारण सोमा बुआ का पति तीर्थवासी हो गया। इसीलिए घर में दूसरा कोई सदस्य था ही नहीं कि सोमा बुआ उनके साथ रहे। इसीलिए सोमा बुआ अकेली रहती है और उनके जो पति है सन्यासी जी, वो 1 साल के 11 महीने वो तीर्थ यात्रा पे रहते हैं और 1 महीने के लिए जब वो घर आते हैं तो कभी भी सोमा बुआ के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते, क्योंकि यहाँ मनु भंडारी जी ने शब्द प्रयोग किया है कि स्नेहहीन। सोमा बुआ का पति जो सन्यासी जी जो है वो स्नेहहीन है, सोमा बुआ के साथ ठीक तरह का व्यवहार नहीं करता, 2 प्रेम पूर्वक शब्द भी नहीं बोलते, इसीलिए यहाँ शब्द प्रयोग किया है स्नेहहीन। और एक और बात की जानकारी भी यहाँ हमें मिली कि जब सोमा बुआ 11 महीने अकेली रहती है तो अच्छे तरह से रहती है, स्वतंत्रता से रहती है, बाहर घूमने के लिए भी चली जाती है। आसपास में जिसके भी घर में कोई छोटा बड़ा प्रसंग हो तो वही प्रसंग में वो जाती है और घर का ही प्रसंग है ऐसा मानकर वो जी जान से वो काम करती है। लेकिन जब 1 महीने के लिए उनका पति जब घर आते हैं तब उनकी जो स्वतंत्रता है, तब उनकी जो स्वच्छंदता है, वो उन पर प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि सोमा बुआ का पति यानी कि सन्यासी जी जब 1 महीने के लिए घर आते हैं तो सोमा बुआ का बाहर घूमना फिरना, किसी के घर जाना, किसी के साथ बैठना, किसी के साथ बात करना, इन सभी बातों पर पाबंदी लग जाती है और इसी पाबंदी के कारण सोमा बुआ को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि सोमा बुआ को बुरा इसलिए लगता है कि वो 11 महीने तीर्थ यात्रा में रहते हैं और 1 महीने के लिए जब घर आते हैं तो 2 मीठे बोल भी नहीं बोलते, और मैं जिस प्रकार से आसपास के लोगों के घर जाती हूं तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सोमा बुआ को दुख होता है। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ में ये देखने को मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर।
आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गद से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बुढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उनकी याद से ही कुछ देर पहले दुख और आक्रोश धुल गया अपने सहज स्वाभाविक रूप में। वे कहने लगी, भट्ठी पर देखो तो अजब तमाशा, समोचे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाम जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय खोवा मंगाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुए और किशोर लाल तो बेचारे इतना जस मानते रहे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे ही चली जाती। अब आप देखिए, ये जो पैराग्राफ है इसमें सोमा बुआ जब किशोरी लाल के घर मुंडन का प्रसंग में जाती है तो वहां प्रसंग में किस प्रकार का प्रसंग रहा, इसके संदर्भ में वो राधा से कहती है। लेकिन जब यहां मैंने पहले बताया कि भाई इस कहानी के प्रारंभ में जब हम देखा कि सोमा बुआ का पति सन्यासी जी घर आए हैं 1 महीने के लिए, और जब 1 महीने के लिए घर आते हैं तो सोमा बुआ का बाहर घूमना फिरना, किसी से मिलना, उस पर पाबंदी लग जाती है और उसी बात को लेकर सोमा बुआ को बुरा लगता है। इसीलिए सोमा बुआ कुछ बड़बड़ा रही है और यही बड़बड़ाती हुई सोमा बुआ को राधा देख लेती है। इसीलिए राधा पूछती है कि क्यों बुआ, क्या आज फिर से सन्यासी जी के साथ कहासुनी हो गई, यानी कि झगड़ा हुआ? तो सोमा बुआ राधा से बात कहती है कि हाँ हुआ, झगड़ा हुआ। अब किस बात को लेकर झगड़ा हुआ उसके बारे में वो बताती है, लेकिन उसके पहले वह किशोरी लाल के घर जब प्रसंग में जाती है और वहां किस प्रकार से किशोरी लाल के घर जाकर वो काम करती है, किस प्रकार से किशोरी लाल की इज्जत अम्मा ने बचाई, इसके बारे में वो बात करने लगी और कहने लगी कि जब मैं किशोरी लाल के घर गई और उसी बात को लेकर हम दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है, कहाँ सुनी हो गई है। अब वो इन सारी बातों को वो यहाँ राधा से कहती है कि जब मैं किशोरी लाल के घर गई तो वहां जब मैंने देखा तो रसोई घर में जब गई तो वहां कई प्रकार की रसोई जो बनाई गई थी उसमें भी ठीक तरह से रसोई नहीं थी। चमोसे इतने बना दिए और सारे के सारे चमोसे कच्चे उतार दिए गए थे और गुलाम जामुन एकदम कम बना दिया और तुरंत गुलाम जामुन क्या सामग्री मंगवाई और तुरंत मैंने गुलाब जामुन बनवा दिए। और इस प्रकार से किशोरी लाल के सारे मेहमानों को हमने अच्छी तरह से ठीक तरह से खाना खिलाया और ये कार्य देखकर किशोरी लाल मुझे मेरा आभार व्यक्त करने लगा और कहने लगा कि अम्मा
आज तू न होती तो हमारी इज्जत धूल में मिल जाती। अम्मा तूने आज हमारी लाज रख ली। और इन सारी ये बात सोमा बुआ जो है वो राधा से कहती है, और इस बात में उनके चेहरे पर इतना उत्साह, इतना उमंग देखने को मिला। कुछ क्षण पहले जब सन्यासी जी से कहासुनी हो गई थी और उसी के कारण कुछ बड़बड़ा रही थी, वही बात को वह भूल जाती है और इस प्रकार राधा के साथ वह इस तरह की बातें करती हुई नजर आती है। तो सन्यासी जी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? फिर राधा ने वही बात दोहराई कि भाई सन्यासी जी क्यों बिगड़ पड़े, कहासुनी का कारण क्या था? यह बात राधा सोमा बुआ से पूछती है। उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता हुआ? राधा एक और प्रश्न पूछती है कि भाई तुम यहां से बाहर आना जाना सन्यासी जी को अच्छा नहीं लगता होगा, आप बाहर जाती हो, आप किसी के प्रसंग में जाती हो या किसी से मिलती हो, ये बात सन्यासी जी को अच्छी नहीं लगती होगी। अब अम्मा राधा को जवाब देती है और कहती है, यो तो मैं कहाँ कहीं आऊं जाऊं सो ही उन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहां से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूं कि घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी मां से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला वो भट्ठी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें अब कौन समझाए, कहने लगे तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। पहले जब कहासुनी हुई और जब राधा से मिली तो राधा को जब किशोरीलाल के घर वो गई थी और किस प्रकार से किशोरीलाल के घर काम किया, किस प्रकार से किशोरीलाल ने उनका आभार माना, ये बातें जब राधा को बताई तो उसके चेहरे पर एक प्रकार की उमंग थी, एक प्रकार की तेजस्विता नजर आती थी। लेकिन जैसे ही राधा ने ये पूछा कि सन्यासी जी क्यों बिगड़ पड़े, क्या तुम बाहर जाओ किसी से मिलो, क्या ये सन्यासी जी को पसंद नहीं होगा, इसीलिए शायद सन्यासी जी के साथ आपका झगड़ा हुआ होगा। और यह बात जब अम्मा सुनती है बुआ, तो बुआ कहती है कि हाँ यही बात, और इसी बात को लेकर ही हम दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कल किशोरीलाल के घर से न्योता नहीं मिला था, और जब न्योता नहीं मिला और मैं वहां गई, इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच कहासुनी हो गई, झगड़ा हुआ। और वो कहने लगे कि तुम दूसरों के घर में टांग अड़ाती हो, दूसरों के काम में टांग अड़ाती हो। किशोरीलाल के घर से न्योता नहीं मिला था तो वहां क्यों गई? बस इसी बात से हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ। और यही बात जब सोमा बुआ को याद आ जाती है तो फिर से सोमा बुआ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आगे तो राधा सोमा बुआ को चुप कराने के लिए कहती, अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। जब सोमा बुआ रोने लगी तो राधा कहती है कि भाई रोती क्यों हैं, वैसे भी तुम्हारे पति सन्यासी जी 1 महीने के लिए तो घर आते हैं, बाद में 11 महीने तो वो यात्रा करते रहते हैं, इसीलिए इस बात को अपने दिमाग पर मत लो, रो मत। सुनने को तो सुनती ही हूं, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना उन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूं कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो, सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस वे ही बटोरेंगे,
और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं। उस पर से कहीं आऊं जाऊं वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे ये तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। तो अब यहाँ जब राधा ने जब उन्हें पूछा कि भाई आपका सन्यासी जी के साथ किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, तो यहाँ सोमा बुआ रोती है। तो राधा कहती कि रो मत, क्योंकि ये तो चलता रहता है, मन पर मत लो। तो सोमा बुआ कहती है, अपनी जो व्यथा है वही व्यथा राधा के सामने प्रस्तुत करती है और कहती है कि वो 11 महीने तीर्थ यात्रा पर रहते हैं और 1 महीने के लिए जब वो घर आते हैं तो ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते। और मैं किसी से मिलूं, किसी के घर जाऊं या किसी के प्रसंग में जाऊं, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। और 11 महीने तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, सारा धर्म कर्म वे कमाते हैं और हम यहाँ उनके नाम से मैं यहाँ रोया करूं, ऐसा थोड़ा चलता है। ये जो व्यथा है सोमा बुआ की, वो व्यथा सोमा बुआ राधा के सामने प्रस्तुत करती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। और जब सोमा बुआ रोती है तो राधा सोमा बुआ को चुप कराने का प्रयत्न करती है और कहती है कि सोमा बुआ रोइए मत, क्योंकि आप बिना निमंत्रण किशोरी लाल के घर गई, ये बात सन्यासी जी को अच्छी नहीं लगी होगी, इसीलिए इन्होंने ये कहा होगा, इसलिए इस बात को मन पर मत लो। ऐसा कहकर राधा जो है वो सोमा बुआ को शांत कराने का प्रयत्न करती है कि आप रो मत। बेचारे इतने हंगामे में बुलावा भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूं, कोई प्रेम नहीं रखे तो इस 10 बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊं। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलाने के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल, आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूं। और वे हिचकियां लेने लगी। जब राधा ने सोमा बुआ को रोते हुए बंद करने के लिए कहा ना कि तुम बिना बुलाए किशोरी लाल के घर गई ना, इसीलिए सन्यासी जी नाराज हुए और इसीलिए सन्यासी जी ने आपको कठोर शब्द कहे, तो यहां सोमा बुआ कहती है कि भाई अपना ही व्यक्ति, अपना ही सदस्य जो होता है और उसके घर जब कोई प्रसंग हो तो उसके लिए निमंत्रण की प्रतीक्षा थोड़ी करनी चाहिए। किशोरी लाल अपना ही है और उसे मैं अपना मानती हूं। और सोमा बुआ ये बात भी कहती है कि जहां स्नेह है वहां बिना बुलाए भी मैं जाऊं, और अगर जहां कोई आदर भाव न दे, वो अगर 10 बार भी बुलाने के लिए आए तो भी मैं वहां नहीं जाऊंगी। आज मेरा हरखू जिंदा होता और हरखू के घर कोई प्रसंग होता तो क्या मैं प्रतीक्षा में बैठी रहती कि हरखू कब आए और हरखू कब मुझे निमंत्रण दे, न्योता दे? क्या मैं न्योते की प्रतीक्षा करके बैठ जाती? तो जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल, और किशोरी लाल को मैं हरखू की तरह देखती हूं, इसीलिए बिना न्योता मैं किशोरी लाल के घर गई और वहां जाकर मैंने उनके कार्य में हाथ बंटाया। ये बात सोमा बुआ राधा से कहती है और वह हिचकियां भरती हुई रोती है। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई, अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूं, खाकर बताना कैसा है। और वो पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। राधा को पता चल गया कि अगर मैं यहां रहूंगी तो बुआ ज्यादा रोएगी, इसीलिए राधा ने कहा कि बुआ तुम यहां रहो, मैं ऊपर जाती हूं और तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाऊं, और ये पापड़ खाकर बताना कि पापड़ कैसा बना है। इसीलिए राधा पापड़ भूनने के लिए ऊपर जाती है।
कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहाँ आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे वह भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है, दोनों ही पैसे वाले ठहरे। अब यहाँ ये देखने को मिलता है कि भाई कुछ दिनों के बाद सोमा बुआ के चेहरे पर आनंद देखने को मिलता है। और आनंद किस बात का है, तो आनंद इस बात का है कि उन्हें ये समाचार मिला है कि उनके जो देवर और देवर के जो समधी थे उसकी किसी लड़की का शादी का प्रसंग है। और ये खबर अम्मा को मिली, इसीलिए बुआ घर आकर अपने पति सन्यासी जी से ये खुशखबरी देती है और कहती है कि हमारे देवर के समधी के यहाँ शादी का प्रसंग है और वे लोग यहाँ आकर शादी का प्रसंग करने वाले हैं, इसीलिए आपको भी निमंत्रण देंगे, इसीलिए हम वही शादी के प्रसंग में जाएंगे, क्योंकि आखिर हमारे समधी है और समधी हमें थोड़े भूल जाएंगे, इसीलिए उनका निमंत्रण मिलेगा। ये बात जब बुआ को मिलती है तो बुआ ये खबर सुनकर अत्यंत आनंदित और पुलकित हो जाती है और हर क्षण की जो खबर है शादी की तैयारी की वो जान लेती है और जानकर वो अपने पति सन्यासी जी से कहती रहती है, क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूं। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। पहले तो आनंद में आकर, उत्साह में आकर अपने समधी की लड़की की शादी की जो खबर है वो अपने पति सन्यासी जी को कह दी कि हमारे समधी यहाँ आकर लड़की की शादी करने वाले हैं और हम उनके समधी ठहरे, इसीलिए निमंत्रण मिलेगा और हम वही शादी के प्रसंग में जाएंगे। ऐसे ख्वाब में, आनंद में आकर वो अपने पति को इस प्रकार की खबर दे दी। लेकिन जब दूसरी क्षण वो मन ही मन सोचती है कि हमारे देवर जी के मरे हुए तो 25 साल हो गए हैं और इतने साल होने के बाद क्या वो हमारे देवर के समधी क्या हमें निमंत्रण देंगे या नहीं देंगे, इसी बात को लेकर वो थोड़ी चिंतित होती है कि क्या हमें इस प्रसंग में जाने का निमंत्रण मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह बात के बारे में वो सोचती है और एक ठंडी सांस उनसे मुंह से निकलती है। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पिसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। जब बुआ ये सोचती है कि हमारे देवर जी के मरे हुए 25 साल हो गए हैं तो क्या वे लोग हमें निमंत्रण देंगे या नहीं देंगे, इस प्रकार की वो जब सोचती है तो इतने में वहां जहां दाल पिसती हुई जो बड़ी बहू बोली कि भाई निमंत्रण तो देंगे ही, इतने साल का संबंध है और वैसे भी वो देवर जी के समधी यानी कि आपके समधी, और ऐसे प्रसंगों में आपको निमंत्रण न दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको जरूर निमंत्रण मिलेगा। यह बात दाल पीसती हुई बड़ी बहू बोलती है बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूं। विधवा नंदा बोली।
बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने समधियों को बुलाना हो न हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाए। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। जब नंदा ने ये खबर दी कि हाँ आपका नाम है, मैंने ये लिस्ट देखी और वही लिस्ट में आपका नाम मैंने देखा है। और ये जब खबर मिलती है बुआ को, तो बुआ आनंदित हो जाती है और आनंदित होकर सीधे वहां से जाती है राधा के पास। और राधा से के पास इसलिए जाती है क्योंकि ये समधी के लड़की की शादी है, तो लड़की को उपहार के रूप में क्या दिया जाए, क्योंकि बुआ तो पुराने ज़माने की है और नए ज़माने में जब लड़की की शादी है तो आज के फैशन के समय में लड़की को क्या देना चाहिए उपहार के रूप में, क्या नहीं देना चाहिए, ये बात बुआ को नहीं मालूम थी। इसलिए वो तुरंत राधा के पास जाती है और राधा से ये कहती है कि भाई लड़की की शादी है और हमारे समधी है, तो समधी के वहाँ बिना उपहार कैसे जाऊं। इसलिए वहाँ प्रसंग में जाऊं तो मैं लड़की को उपहार के रूप में क्या दूं, राधा तू ही बता। तो इस प्रकार बुआ जो है वो राधा के पास लड़की को क्या उपहार दिया जाए ये मार्गदर्शन लेने के लिए राधा के पास पहुंचती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में यहाँ तक। आने वाले वीडियो में उत्तरार्ध के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। अस्तु।